प्रणाम। मैं सुबोध तिवारी आपको सूरज का 7वां घोड़ा का अगला अध्याय सुनाता हूँ। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से तन्ना गए, उसके बाद माणिक मुल्ला की ज़िंदगी में एक और कहानी आई। आगे देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक है काले बेंट का चाकू। अगले दिन दोपहर को जब हम सब लोग मिले तो एक अजब सी मनस्थिति थी हम लोगों की। हम सब इस रंगीन रूमानी प्रेम के प्रति अपना मोह तोड़ नहीं पाते थे और दूसरी ओर उस पर हंसी भी आती थी। बहुत हैरानी वाली बात थी। तीसरी ओर एक अजब सी ग्लानि थी अपने मन में कि हम सब के ये किशोरावस्था के सपने कितने निस्सार होते हैं और इन सभी भावनाओं का संघर्ष हमें एक अजीब सी झेप और झुंझलाहट, बल्कि उसे खिसियाहट कहना बेहतर होगा, की स्थिति को छोड़ गया था। अब माणिक मुल्ला बिल्कुल निर्द्वंद भाव से प्रसन्नचित्त हम लोगों से हंस हंस कर बातें करते जा रहे थे और अलमारी मेज पर से धूल झाड़ते जा रहे थे। और रात को आंधी के कारण जम जाती है और ऐसा लगता था कि जैसे आदमी पुराने फटे हुए मेजों को कूड़े पर फेंक देता है, उसी तरह अपने उस सारे रूमानी भ्रम को, सारी ममता को छोड़कर फेंक दिया है और उधर मुड़कर देखने का भी मोह नहीं रखा है। सहसा मैंने पूछा, इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। मेरे इस प्रश्न से उनके चेहरे पर दो चार बहुत करुण रेखाएं उभर आईं, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से अपनी मनस्थिति छुपाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं जो आदमी के अंतःमन पर गहरी छाप न छोड़ जाए। कम से कम अगर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मेरी तो सारी जिंदगी बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। शायद दुनिया की कोई चीज मेरे मन में कभी रस का संचार न कर सके। मैंने कहा। माणिक मुल्ला मेरी ओर देखकर हंसे और बोले, इसका यह मतलब है तुमने अपनी अभी न तो जिंदगी देखी है और न अभी कुछ अच्छे उपन्यासी पढ़े हैं। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सुना गया है मित्रवर कि इस प्रकार के निष्फल उपासना के बाद फिर जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है जो बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से निम्नतर स्तर की होती है, पर जिसमें अधिक ईमानदारी, अधिक चरित्र, अधिक वफादारी और अधिक बल होता है। मसलन शरद चैटर्जी के देवदास मुखर्जी को ही ले लो। पारो के बाद उन्हें चंद्रा मिली। इसी तरह के अन्य कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। माणिक मुल्ला को क्या तुम कम समझते हो? माणिक मुल्ला ने लिली के बाद गांधारी की तरह अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध लेने की कसम खा ली, लेकिन अच्छा होता कि पट्टी बांध लेता, क्योंकि लिली के बाद सत्ती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ और न उसके ही लिए, लेकिन वह बिल्कुल दूसरी धातु की थी, जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है उसकी कहानी भी। लेकिन मुल्ला भाई, एक बात मैं कहूँगा, अगर तुम बुरा न मानो तो। प्रकाश ने बात काट कर कहा, ये कहानियाँ जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति लगता है। उनमें कुछ कथाशिल्प, कुछ काट छाट, कुछ टेक्निक भी तो होना चाहिए। टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज़्यादा जोर वही देता है जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति है, बशर्ते वो अनुपात से अधिक न हो जाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण में फ्लेवर और मोपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें पाठक को अपने जादू में बांध लेने की ताकत होती है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और उसमें उसका लोहा मानता हूँ। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था, कहानी कहना कठिन बात नहीं है, आप कोई चीज़ मेरे सामने रख दें, वो शीशे का ग्लास या एस्ट्रे या और कोई भी, मैं इस पर कहानी कहूँ, थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबद्ध कितने लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और वह चित्र कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वह काले बेंट वाला चाकू ताक पर से उठाया और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सती की कहानी का केंद्र बिंदु बनाइए। माणिक मुल्ला गंभीर होकर बोले, यह तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है, बनाना क्या है? जब मैं यह चाकू देखता हूं तो कल्पना करता हूं, इसके काले बेंट पर बहुत सुंदर फूल की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी नाखूनों वाली लंबी पतली उंगलियां आवेश से कांप रही हैं। एक चेहरा जो आवेश से आसक्त है, थोड़ी निराशा से नीला है और थोड़े डर से विवर्ण है। यह स्मृति चित्र है,
सती का जब वो अंतिम बार मुझे मिली थी और मैं आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सका था, उसके हाथ में यही चाकू था। उसके बाद उन्होंने सती की जो कहानी बताई उसे टेक्निक न निभाकर मैं संक्षेप में बता देता हूँ। माणिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि उसके रहन सहन में एक अजब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। यह हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाती रहती थी और अकारण ही लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन माणिक मुल्ला का कहना था कि वो लड़की बुरी भी नहीं कही जा सकती थी क्योंकि उसके बारे में कोई वैसी अफवाह नहीं थी और सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाह से देखता तो आंखें निकाल सकती है। उसकी कमर में एक काले बेट का चाकू हमेशा रहा करता था। लोगों का यह कहना था कि उसका चाचा जिसके साथ वह रहती थी रिश्ते में उसका कोई नहीं है, वो असल में फतेहपुर के पास से किसी गांव का नाई है जो सफरमैना पलटन में भर्ती होकर क्वेटा बलूचिस्तान की ओर गया था और वहां किसी गांव के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद यह 3 बरस की लड़की उसे रोती हुई मिली थी, जिसे उठा लाया और पालने पोसने में लगा दिया। बहुत दिनों तक वह लड़की वो उधर ही रही और अंत में उसका एक हाथ कट जाने के बाद उसे पेंशन मिल गई और वो आकर वहीं रहने लगा। एक हाथ कट जाने से वो अपना पुश्तैनी पेशा तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ आकर साबुन साजी शुरू कर दी थी। और चमन विश्लेषण है और चमन ठाकुर का पहिया छाप साबुन न सिर्फ मोहल्ले में वरन चौक तक की दुकानों पर बेचा जाता था। चूंकि उसका एक हाथ कटा हुआ था अतः 16-17 साल के अनिंद्य सुंदर सत्ती साबुन जमाती थी। उसके टुकड़े उसी काले बेंट के चाकू से काटती थी, उन्हें दुकानदारों के यहाँ पहुंचाती थी और हर पखवाड़े के अंत में जाकर उसका दाम वसूल कर लाती थी। हर दुकानदार उसके सिर पर बंदे रंगे बिरंगे रुमाले, उसके बलूची कुर्ते, उसके चौड़ी गरारे की ओर एक कभी निगाह डालता और दूसरे साबुनों के बजाय पहिया छाप साबुन दुकान पर रखता। ग्राहकों से उसकी सिफारिश करता और उसकी तमन्ना रहती कि कैसे सती के पखवाड़े के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा कलदार दे सके। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाट डालकर नारियल का हुक्का पीते रहते थे और सती अंदर काम करती थी। श्रम ने सती के बदन में एक ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे माणिक मुल्ला ने देखा तो उनके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। इसके आगे क्या हुआ देखेंगे ब्रेक के बाद। प्रणाम, शुभ दिन।